हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएलटी ग्रेड का जो परीक्षा आप लोगों का हुआ है 21 दिसंबर 2025 को शिफ्ट 1 में प्रथम पाली में। उस परीक्षा में जो आपके होम साइंस गृह विज्ञान के जो सभी 120 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी 120 प्रश्नों को हम लोग लाइव हल करेंगे अपने आंसर की के हिसाब से। जो भी आंसर मैं बताऊंगा आपको एकदम सटीक आंसर बताऊंगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और मैं एक एक क्वेश्चन को आपको विस्तृत व्याख्यात्मक तरीके से हल करते हुए समझाते हुए चलूंगा कि उस प्रश्न का उत्तर क्यों सही हो रहा है, किस कारण से सही हो रहा है। तो आप लोगों को इस वीडियो से अपने आंसर की भी आपको मिला लेंगे और साथ ही साथ ये समझ में भी आ जाएगा कि आखिर में उस प्रश्न का उत्तर आंसर क्यों सही हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बता दूं कि यहाँ गृह विज्ञान में आपका ये भाग 2 पार्ट 2 से 31 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले का 1 से लेकर के 30 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके जीएस यानी कि जनरल साइंस सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। तो जीएस का जो है वो 30 प्रश्न का वीडियो मैं अलग से बना करके आपको कल दे दूंगा। आज इस वीडियो में हम लोग केवल होम साइंस गृह विज्ञान के 120 प्रश्नों को लाइव हल करेंगे उसके आंसर की के हिसाब से। तो दोस्तों चलिए हल करते हैं। भाग 2 होम साइंस गृह विज्ञान में आपका क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर से शुरू हुआ है। यहाँ आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में पूछा गया है। तो हम लोग जो है पेपर को जिसको भी आपको अंग्रेजी में समझ में आएगा वो अपना अंग्रेजी में देख लीजिएगा। लेफ्ट साइड में अंग्रेजी में क्वेश्चन लिखा हुआ है और राइट साइड में आपका हिंदी में क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है यूपीएलटी ग्रेड 21 दिसंबर 2025 शिफ्ट 1 प्रथम पाली में गृह विज्ञान में 31 नंबर पे कि पाथवे चार्ट का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पाथवे चार्ट। दोस्तों पाथवे चार्ट का क्या उद्देश्य होता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, किसी कार्य के दौरान व्यक्ति द्वारा तय दूरी को ट्रैक करना। क्यों सही होगा दोस्तों, देखिए पाथवे चार्ट का जो कार्य है वो क्या है, वर्क सिंप्लीफिकेशन यानी कि कार्य का एक तरीके से सरलीकरण करना। पाथवे चार्ट का कार्य जो होता है यानी कि किसी भी काम को एक आसान तरीके से करना। इसमें क्या होता है कि एक फ्लोर प्लान होता है, एक फ्लोर प्लान होता है जिस पर कि धागे और पिन की मदद से यह दिखाया जाता है कि एक गृहिणी यानी कि एक हाउसवाइफ कार्य करते समय कितना चलती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य अनावश्यक गति और दूरी को मापना और कम करना होता है। इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा है कि किस प्रकार का जोड़ दो चपटी हड्डियों के बीच हल्की गति की अनुमति देता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइडिंग जोड़ यानी कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट। क्यों करेक्ट होगा दोस्तों, देखिए ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स जो होता है जिसको हम कहते हैं हिंदी में विसर्पी संधि, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विसर्पी संधि। इस प्रकार की जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स विसर्पी संधि जो होती हैं, इसमें हड्डियां जो है वो एक दूसरे पर फिसलती हैं। और इस तरीके की जो जोड़ होता है ग्लाइडिंग जोड़, ये कहाँ पे होता है, तो ये आपका कलाई में होता है। जो कलाई होती है हाथ की कलाई और टखना जो होता है टखना, उन टखनों में ये इस प्रकार की हड्डियों का ज्वाइंट होता है यानी कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग जोड़। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 33वां प्रश्न पूछा गया है कि फलों और सब्जियों में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है। तो यहां करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडाइज। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए जब हम सेब, जैसे क्या है सेब हो गया, बैगन हो गया सब्जियों में, तो सेब या बैगन को काटते हैं तो वह हवा यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के भूरा हो जाता है। यह रासायनिक क्रिया क्या कहलाता है, यही रासायनिक क्रिया आपका पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज यानी कि एंजाइम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडाइज। अगला क्वेश्चन है 34 की स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग नापने के लिए किया जाता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर का जो प्रयोग होता है
वह आपका ब्लड प्रेशर नापने के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ब्लड प्रेशर रक्तचाप करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें स्फिग्नोमोनोमीटर जो है, यह जो यंत्र होता है, इससे डॉक्टर जो है उसके मरीज के बाह पर एक पट्टा बांधते हैं, एक पट्टा बांध करके उनका बीपी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करने का इस्तेमाल करते हैं स्फिग्नोमोनोमीटर से। नेक्स्ट अगला है आपका 35वां प्रश्न कि किस आयु वर्ग को मलिन बत्तख बच्चा आयु कहते हैं। तो यह जो होता है, यह आपका मलिन बत्तख बच्चा जो उम्र होती है वह होता है आपका प्यूबरिटी, यानी कि वयः संधि प्यूबरिटी। देखिए प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी को हम बोलते हैं यौवना आरंभ या किशोरावस्था का प्रारंभिक चरण, यानी कि बच्चे जब किशोरावस्था में आते हैं उस समय। तो इसमें आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं हर्लॉक, आपने पढ़ा होगा मनोविज्ञान में। हर्लॉक ने प्यूबर्टी की अवस्था को, यानी कि प्यूबर्टी यानी कि वयः संधि की अवस्था को, यानी कि यौवनारंभ की अवस्था को अगली डकलिंग स्टेज यानी कि मलिन बत्तख बच्चा उम्र कहा था, क्योंकि इस उम्र में बच्चों के शरीर में तेजी से बदलाव आते हैं, जिससे कि वे थोड़े से बेढंग और अजीब तरीके से दिखते हैं। जैसे कि जब बच्चा हल्का हल्का अब यौवन के अवस्था में आता है तो बच्चों के मुंह पे मुहासे निकलते हैं, कुछ चेहरे में बदलाव आता है, शरीर में बदलाव आता है। तो उस समय जो यौवनारंभ होता है, यौवन अवस्था शुरुआत होती है, तो उसी को हम बोलते हैं प्यूबर्टी एज, यानी कि मलिन बत्तख बच्चा आयु। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि विटामिन ए, डी, ई और के डैश 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 हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वसा में घुलनशील विटामिन, क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और के ये क्या है, ये फैट में यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में पानी में जो विटामिन घुलने वाले होते हैं वो कौन कौन से हैं, बी और सी। विटामिन बी और सी जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, और विटामिन ए, डी, ई और के ये चारों जो विटामिन है ये किस में है, फैट में यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर आपका, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, 37वां प्रश्न है कि फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार पराहम किस अवस्था में विकसित होता है। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिंग प्रधानावस्था, यानी कि फैलिक अवस्था। देखिए फैलिक स्टेज यानी कि लिंग प्रधानावस्था सिगमंड फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया है, सिगमंड फ्रायड, इसमें वो कहते हैं कि 3 से 6 वर्ष, सिगमंड फ्रायड के अनुसार फैलिक स्टेज जो है वो 3 से 6 वर्ष के अंत में ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स के समाधान के साथ सुपर ईगो की अवस्था जो होती है, सुपर ईगो यानी कि नैतिक मन, सुपर ईगो यानी कि नैतिक मन का विकास शुरू होता है, जो कि सही और गलत का भेद सिखाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिंग प्रधानावस्था, यानी कि फैलिक स्टेज। नेक्स्ट अगला है आपका 38 नंबर पे कि कंधे में पाया जाने वाला जोड़ कौन सा है। कंधे में पाया जाने वाला जोड़ डैश डैश में भी पाया जाता है। तो कंधे में पाया जाने वाला जो जोड़ होता है वह होता है आपका कूल्हा, यानी कि हिप्स मतलब कूल्हा। क्यों दोस्तों, देखिए कंदूक या खल्लिका संधि, कंदूक या एक तरीके से इसको हम कहते हैं खल्लिका संधि, जिसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जो ज्वाइंट होती है यानी कि कंदूक या खल्लिका संधि, वह होती है जहां हड्डी सभी दिशाओं में घूम सकती है। और यह कहाँ होती है हड्डी, यह कंधे और कूल्हे के पास पाई जाती है, इस प्रकार की हड्डियां। तो यहाँ पे कूल्हा हिप्स का आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का फैटी एसिड पशु वसा में सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड में, क्योंकि देखिए जैसे कि जो जंतुओं में जो वसा होता है, जंतुओं में जैसे कि आपका घी,
मक्खन, घी, मक्खन, चर्बी, ये सब क्या है, ये जंतुओं से पाए जाते हैं। तो घी, मक्खन, चर्बी जंतु वसा कमरे के तापमान पर ठोस होता है, यानी कि फ्रीज होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, यानी कि संतृप्त वसा जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, आपने पढ़ा होगा उसमें विज्ञान में, संतृप्त और असंतृप्त, ये संतृप्त वसा होता है, संतृप्त सैचुरेटेड फैट होता है। तो सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है जंतु वसा में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी खोपड़ी की गतिशील हड्डी है। तो खोपड़ी की जो गतिशील हड्डी होगी वह आपका जबड़ा होता है, यानी कि मैंडिबल, मैंडिबल मतलब जबड़ा। देखिए हमारी खोपड़ी में केवल निचला जो जबड़ा होता है, निचला जबड़ा, उस निचले जबड़े को ही हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। तो हमारी खोपड़ी में केवल निचला जबड़ा ही वह हड्डी है जो कि हिल डुल सकती है, यानी कि मूवमेंट होता है उसमें, जिससे कि हम लोग बोल पाते हैं या फिर कोई खाना वाना खा रहे हैं तो खाना चबा पाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल हड्डी बोलते हैं, यानी कि जबड़ा बोलते हैं। आगे अगला 41वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गतिविधियां सूक्ष्म मोटर कौशल को निखारने में सहायक है। तो यहाँ पे आपका फाइन मोटर स्किल कौन सा है, फाइन मोटर स्किल दोस्तों, तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैंची का उपयोग, यूजिंग सीजर्स। क्यों सही होगा, देखिए जैसे कि अगर हम कहीं दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, तो ये सब क्या आता है, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता है, यानी कि आपका इसमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है। लेकिन जब हम कैंची चलाते हैं या लिखते हैं या कोई मोती धागा पिरो रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये फाइन मोटर स्किल्स में आता है, यानी कि सूक्ष्म मोटर कौशल में। क्योंकि इसमें क्या होता है, सूक्ष्म मोटर कौशल में क्या होता है कि उंगलियों और आंखों के तालमेल की बहुत सख्त जरूरत होती है। तो यहाँ पे कैंची का जो उपयोग हो रहा है उसमें अंगुलियों और आंखों का तालमेल जरूरी है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्म मोटर कौशल या फाइन मोटर स्किल्स। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 42वां, कौन सी थकान नहीं है। तो थकान यहाँ पे सामाजिक थकान नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक थकान का कोई प्रकार होता ही नहीं है। देखिए थकान में आपका विरसता आ जाएगा, शारीरिक थकान आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक थकान है, लेकिन सामाजिक थकान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए गृह विज्ञान में जो कार्य व्यवस्था बनाई गई है उसके अंतर्गत थकान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका शारीरिक थकान और दूसरा है आपका मनोवैज्ञानिक थकान। जैसे कि आपके अंदर अगर नीरसता की भावना आ रही है या फिर किसी प्रकार की कुंठा की भावना आ रही है, ये सब क्या है, ये आपके शारीरिक और मानसिक मनोवैज्ञानिक थकान में आता है। और शारीरिक थकान आप जानते ही हैं कि अगर आप कहीं खेलेंगे कूदेंगे तो शरीर थकेगा, तो वो थकान होता है, लेकिन सामाजिक थकान कहीं नहीं होता है, इस प्रकार का कोई थकान होगा ही नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सामाजिक थकान। नेक्स्ट दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन नंबर 43, 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आमाशय में गैस्ट्रिक अम्ल के स्राव को उत्तेजित करने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्यों सही होगा, ध्यान दीजिए। देखिए गैस्ट्रीन क्या है, गैस्ट्रीन एक हार्मोन होता है जो पेट में यानी कि स्टमच में, पेट की दीवारों को गैस्ट्रिक जूस देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पेट की दीवारों को गैस्ट्रिक जूस यानी कि HCl छोड़ने का संकेत देता है, ताकि हम जो खाना खाए हैं भोजन आसानी से पच सके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, गैस्ट्रीन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग की अवधारणा किसके द्वारा की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पावलोव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों सही होगा, देखिए इवान पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। कुत्ता यानी कि डॉग, जो सभी प्रकार के मतलब सभी लोगों के घर में कुत्ते होते हैं, तो इवान पावलोव ने कुत्ते पर यह प्रयोग किया था। और इसमें आपने पढ़ा होगा पावलोव के सिद्धांत में कि घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता था। तो ये क्या था, एक कंडीशन ऐसी बनाया था पावलोव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो उसमें उसने ये बनाया था कि कुत्ते के गले में जो घंटी बांधा था, तो वो घंटी जब भी हिलती थी तो कुत्ता समझ जाता था कि अब उसको रोटी मिलने वाला है, कहीं खाने का सामान मिलने वाला है। तो ऑटोमेटिक घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता था।
तो वो व्यवस्था उसी को बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा बाल विकास मनोविज्ञान में। तो ये आपका कंडीशनिंग सिद्धांत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे पावलोव करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा था कि आर्जेमोन तेल में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका आर्जेमोन तेल में ऑप्शन नंबर ए होता है सेंगुइनारिन। सेंगुइनारिन जो तेल है इसमें आपका ये विषैला पदार्थ पाया जाता है, क्योंकि आर्जेमोन क्या है, एक सत्यानाशी। आर्जेमोन का मतलब होता है सत्यानाशी। आर्जेमोन यानी कि सत्यानाशी के बीज जो होते हैं, बीज वो अक्सर सरसों में मिलावट के रूप में पाए जाते हैं। इसमें सेंगुइनारिन नाम का एक विष होता है जिससे कि ड्रॉप्सी नाम की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? ड्रॉप्सी नामक एक बीमारी होती है इस चीज से। तो यहाँ पे आपका सेंगुइनारिन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका 6 समय पे कि जल जो रोगजनक जीवाणुओं से मुक्त हो और स्वादिष्ट हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं पीने योग्य जल, यानी कि पोटेबल वाटर। क्योंकि पोटेबल शब्द का अर्थ होता है पीने योग्य, और ऐसा पानी जो साफ हो, सुरक्षित हो और स्वाद में भी ठीक हो तो वो क्या होगा? पीने योग्य पानी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा सही सुमेलित नहीं हुआ है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विपरीत रंग योजना, यानी कि नीला और बैगनी। क्यों सही नहीं होगा? देखिए रंगों का जो चक्र है कलर्स व्हील में, नीला और बैगनी यानी कि ब्लू और पर्पल, नीला और बैगनी यानी कि ब्लू और पर्पल जो कलर है ये आपके अगल बगल होते हैं, इसलिए ये क्या है? सदृश यानी कि एनालॉग रंग है, न कि विपरीत रंग। तो यहाँ पे विपरीत रंग कौन से होते हैं? जिनको हम कंट्रास्ट बोलते हैं। विपरीत रंग कंट्रास्ट होते हैं। विपरीत रंग वे होते हैं जो आमने सामने होते हैं, जैसे कि पीला और बैगनी। तो यहाँ पे आपका विपरीत रंग में आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48वां प्रश्न है कि टर्मन के अनुसार अत्यधिक प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि निम्न में से किस श्रेणी में होती है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 140 या इससे ऊपर। देखिए लुईस टर्मन के अनुसार 140 से अधिक आईक्यू वाले बच्चे को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? जीनियस कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि जीनियस कैटेगरी, या हम नियर जीनियस यानी कि प्रतिभाशाली कह सकते हैं। तो इस कैटेगरी में 140 या 140 से ऊपर के बच्चे को हम जीनियस कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 49 कोशिका झिल्ली के अंदर के पारदर्शक गाढ़ी जैली के समान द्रव्य को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। देखिए कोशिका या सेल के अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है जिसमें कि अन्य अंगक रहते हैं, एक अंगक तैरते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगला 50वां प्रश्न है कि कैल्शियम के अतिरिक्त कौन सा खनिज मिनरल हड्डियों और दांतों के निर्माण में आवश्यक होता है? वह अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में भी मददगार होता है। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस। क्यों सही होगा? देखिए हड्डियां जो है मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं, इसलिए कैल्शियम के साथ फास्फोरस सबसे महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 51 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को आश्रय प्रदान करना है और जिसे 2015 में शुरू किया गया था? तो दोस्तों यह योजना था प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी कि PMAY। इसमें हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि सबके लिए आवास के लक्ष्य के साथ PMAY शहरी जून 2015 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 52 नंबर प्रश्न पूछा गया कि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, यानी कि इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा।
तो आंतरिक अभिप्रेरणम हो जाएगा आपका विपदा में अन्य को तसल्ली देना, यानी कंफर्टिंग अदर्स इन डिस्ट्रेस। क्यों होगा दोस्तों? देखिए, जब हम किसी काम को अपनी खुशी या आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं, जैसे किसी की मदद करना, तो वह क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। जबकि इनाम या पैसा, यानी कि इनाम या पैसा, ये सब क्या है? ये बाहरी अभिप्रेरणा है। तो हम बिना किसी लालच के अगर अपने मन से कोई काम करते हैं तो वह क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि एक अमीनो अम्ल के अमीनो समूह और दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल समूह के बीच बनने वाला बॉन्ड का क्या नाम है? तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। देखिए, प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन से बनता है और एक अमीनो एसिड का अमीनो समूह और दूसरे का कार्बोक्सिल समूह, यह दोनों मिलकर के एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए आपका यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर आपका 54, 54 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि रक्त के डायस्टोलिक का दबाव क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 70 से 80 mm मरकरी, यानी कि 70 से 80 mm मरकरी। क्योंकि देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वह आपका कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। और ऊपर वाला जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, यानी कि ऊपर वाला क्या है? 120 क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सिस्टोलिक इसको बोलते हैं, सिस्टोलिक। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, नीचे वाले को 80 को क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 70 से 80 के बीच में है, तो ये क्या है? रक्त के डायस्टोलिक है। डायस्टोलिक का दबाव 70 से 80 के बीच होता है। और 120 रहता तो क्या होता? सिस्टोलिक रहता। तो चलिए नेक्स्ट अगला 55वां प्रश्न है कि घर दीवारों, फर्श, दरवाजों, खिड़कियों, छत आदि से बना एक आश्रय है जिसमें मनुष्य रहते हैं। किसने आवास को परिभाषित किया है? तो इसको परिभाषित किया है राजमल पी देवदास। राजमल पी देवदास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यह परिभाषा जो है वो प्रसिद्ध भारतीय गृह वैज्ञानिक डॉक्टर राजमल पी देवदास के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने आवास के भौतिक और भावनात्मक पहलुओं को अपनी चीजों में समझाया था। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? तो छोटी आंत का जो भाग नहीं होगा वो होगा आपका कोलोन, यानी कि कोलोन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बृहदांत्र करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है आपका ये डुडेनम, दूसरा होता है आपका ये जेनम, और तीसरा होता है आपका इलियम। तो इसमें से आपका कोलोन जो है, कोलोन ये क्या आता है? कोलोन बड़ी आंत का हिस्सा होता है, यानी कि ये कोलोन जो है ये आपका छोटी आंत में नहीं आता है, ये आपका बड़ी आंत में आता है। तो यहाँ पूछ रहा था कि छोटी आंत का भाग कौन सा नहीं है? तो कोलोन यानी कि बृहदंत्र जो है ये छोटी आंत का हिस्सा नहीं है, नहीं है, बल्कि ये बड़ी आंत का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है 57 नंबर पे कि बाल विकास के सही क्रम को उनकी अवस्था के अनुसार व्यवस्थित करिए। भ्रूण, जन्म से पूर्व, नवजात और बचपन। तो यहाँ बाल विकास के सही क्रम को अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपका आता है पेरेंटल, यानी कि जन्म पूर्व। तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आपका आएगा ये, यानी कि जन्म से पूर्व। उसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर पे भ्रूण, यानी कि यह जन्म पूर्व अवस्था का अंतिम चरण है, यानी कि 9 सप्ताह से जन्म तक। तीसरे नंबर पे आता है आपका नवजात, यानी कि ये आपका सबसे पहले आपका आएगा 1, 2, फिर नवजात 3। नवजात क्या होता है? नवजात मतलब क्या होता है? जन्म के तुरंत बाद का समय। और उसके बाद से आपका चौथे नंबर पे आता है आपका इन्फेंसी, यानी कि बचपन या नवजात के बाद की अवस्था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे 58 नंबर पे अगला प्रश्न है कि एक उत्तेजना जो प्रतिक्रिया की घटना को बढ़ाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं आपका रीइंफोर्समेंट, यानी कि सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण यानी कि रीइंफोर्समेंट। स्किनर ने ये दिया था। किसने दिया था? स्किनर जो मनोवैज्ञानिक हैं, तो मनोवैज्ञानिक स्किनर के अनुसार रीइंफोर्समेंट यानी कि जिसको हम बोलते हैं पुनर्बलन, पुनर्बलन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा बाल मनोविज्ञान में। तो पुनर्बलन वह चीज है जो किसी व्यवहार के दोबारा होने की संभावना को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आपका सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59 59 नंबर पे कि व्यवहारवाद सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो कारकों पर कार्य करता है? तो व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद जो है वह आपका उत्तेजना और प्रतिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। देखिए व्यवहारवाद जो है वो वाटसन या स्किनर का सिद्धांत है। किसका? वाटसन, वाटसन और स्किनर का सिद्धांत जो है पूरी तरीके से, वाटसन और स्किनर का सिद्धांत जो है पूरी तरीके से स्टिमुलस यानी कि पर्यावरण से मिलने वाला संकेत था और उस पर दी गई अनुक्रिया जो था यानी कि रिस्पॉन्स इसके संबंध पर आधारित था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तेजना और प्रतिक्रिया। अगला 60 नंबर प्रश्न है जापानी व्यवस्था में फूलों को 3 स्तरों पर सजाया जाता है जो दर्शाते हैं। तो जापानी जो पुष्प सज्जा होती है इसमें 3 स्तरों पर सजाए जाते हैं। तो वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ग, मनुष्य और पृथ्वी, यानी कि हेवन, मैन एंड अर्थ। क्योंकि देखिए जापानी जो पुष्प सज्जा होती है जिसको हम बोलते हैं इकेबाना, इसको हम क्या बोलते हैं? जापानी जो पुष्प सज्जा होती है इसको हम इकेबाना बोलते हैं, इकेबाना अवस्था। तो इकेबाना में क्या होता है? सीन, सबसे पहले क्या होता है? सीन, सीन मतलब क्या होता है? स्वर्ग, यानी कि सबसे ऊंची। उसके बाद आता है आपका सीन के बाद आता है आपका सो, यस ओ ई, सो का मतलब क्या होता है? मनुष्य, यानी कि मध्यम। और तीसरा होता है आपका हिकेई, एच ई के ए ई, हाइकी, यानी कि हाइकी मतलब क्या होता है? पृथ्वी, यानी कि सबसे छोटी। तो स्वर्ग, मनुष्य और पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 61 में प्रश्न है कि बीसीजी टीकाकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बीसीजी का जो टीका लगता है यह लगता है आपका ट्यूबरकुलोसिस यानी कि तपेदिक के लिए, ट्यूबरकुलोसिस। देखिए बीसीजी जिसको बोलते हैं कि बैसिल कैलेमिट ग्यूरिन। तो बीसीजी का टीका बच्चों को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है ताकि उन्हें टीबी यानी कि जो टीबी रोग है, क्षय रोग, इससे बचाया जा सके। और खसरे के लिए कौन सी दवाई लगती है? खसरे के लिए लगता है आपका मीजल वैक्सीन, मीजल जो वैक्सीन है ये खसरा हेतु लगता है। और पोलियो के लिए क्या लगता है? ओपीवी, पोलियो के लिए क्या लगता है? ओपीवी दिया जाता है दवा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब स्थापित किया गया था? तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन 15 अगस्त 2010, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 15 अगस्त 2010। देखिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण का मिशन यानी कि NMEW, नेशनल मिशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, इसकी शुरुआत 2010 में किया था। आधिकारिक तौर पर जो है, आधिकारिक तौर पर इसको 8 मार्च 2010 को, लेकिन परीक्षाओं में अक्सर वर्ष 2010 को सही मानाता है और कई बार जो है स्वतंत्रता दिवस की घोषणाओं से जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए विकल्पों में जो है वर्ष 2010 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 63 कह रहा है कि रोसार्क इंक ब्लांट परीक्षण किस प्रकार की तकनीक है? तो रोसार्क इंक ब्लांट परीक्षण जो है यह आपका प्रक्षेपी मनोवैज्ञानिक तकनीक, प्रक्षेपी मनोवैज्ञानिक तकनीक यानी कि प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेक्निक। क्योंकि यह एक क्या है?
रोसार्क इंक ब्लैंड परीक्षण यह एक व्यक्तित्व परीक्षण है, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट है। इसमें व्यक्ति को स्याही के धब्बे यानी कि इंक बॉट दिखाए जाते हैं और पूछा जाता है कि उन्हें इसमें क्या दिख रहा है। यह व्यक्ति के अचेतन मन की बातों को बाहर लाने यानी कि प्रोजेक्ट करने की एक विधि होती है, जिसको कि हम बोलते हैं प्रक्षेपी मनोवैज्ञानिक तकनीक, प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेक्निक। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि अधिगम असमर्थता जिसके कारण गणना करने में कठिनाई होती है वह क्या कहलाती है। तो गणना करने में जब कठिनाई होगा तो इसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिसकैलकुलिया में क्या होता है? डिसकैलकुलिया में यानी गणित यानी कि गणना करने में दिक्कत होती हो। डिसलेक्सिया में क्या होता है? डिसलेक्सिया में पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ने में कठिनाई। डिसग्राफिया में क्या होगा? लिखने में दिक्कत होगा। डिसग्राफिया में यानी कि लिखने में कठिनाई। डिसकैलकुलिया यानी कि गणित या गणना में कठिनाई। चलिए नेक्स्ट अगला 65वां प्रश्न है कि सिंक को केंद्र बनाकर बनाया रसोई घर होता है। तो सिंक को केंद्र बनाकर बनाया गया रसोई घर जिसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आइसलैंड किचन। आइसलैंड किचन। देखिए, आइसलैंड किचन में रसोई के बीचों बीच एक अलग काउंटर यानी कि आइसलैंड होता है, जिस पर कि अक्सर सिंक या कुकीज रेंज लगी होती है, जो काम करने के लिए चारों तरफ से खुली जगह देता है। तो यहाँ प्रश्न में जो है आपका आइसलैंड लिखा है, जो क्या है? आइसलैंड का ही एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 66वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा एक युग्म सही है। तो जो सही होगा वो होगा आपका डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डीपीटी डिप्थीरिया। डीपीटी का टीका जो है वो 3 बीमारियों से रक्षा करता है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। तो यहाँ पे आपका डिप्थीरिया करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विसंगति में प्रोटीन बाधित आहार निर्देशित किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका गुर्दे संबंधी विकार यानी कि रेनल फेलर। गुर्दे यानी कि किडनी जब खराब हो जाते हैं तो वे प्रोटीन के पाचन से निकलने वाले जो अपशिष्ट जैसे कि यूरिया को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए मरीज को कम प्रोटीन खाने की सलाह दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे गुर्दे संबंधी विकार करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 68 के विकास शरीर के अंदर से बाहर की ओर होता है, इस सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। तो इसको कहते हैं समीपस्थ सिद्धांत यानी कि प्रॉक्सिमिडिसल प्रिंसिपल। समीपस्थ सिद्धांत। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। केंद्र से बाहर की ओर, जैसे कि पहले रीढ़ की हड्डी का नियंत्रण, फिर भुजाओं का और फिर उंगलियों का। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल, केंद्र की बाहर की ओर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे समीपस्थ सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। 69 कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो आपका 2:1 का है। ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है इसमें आपका CmH2ON, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो आपका पानी यानी कि H2O में होता है, यानी कि आपका 2:1 का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 70 नंबर पे। शीशम का प्रयोग किस लिए होता है? शीशम का प्रयोग क्या होता है? फर्नीचर बनाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पे फर्नीचर मेकिंग करेक्ट हो जाएगा।
शीशम जो होता है ना, शीशम क्या है, एक बहुत मजबूत और टिकाऊ लकड़ी होता है, जिसका कि मुख्य उपयोग हम करते हैं उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर, दरवाजे और खिड़कियां बनाने में। अगला है 71 कि मुंह के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो मुंह के लार में जो है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन क्या है, एंजाइम है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक तरीके से सैलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं। यह जो है भोजन के स्टार्च जो होते हैं उसको माल्टोज यानी कि शर्करा में बदलना शुरू करता है टाइलिन एंजाइम। अगला है 72 कौन सा एंजाइम मुंह से स्टार्च की पाचन क्रिया शुरू करता है। तो ये आपका ये भी टाइलिन ही एंजाइम होता है, टाइलिन। यानी कि इसमें क्या होता है, टाइलिन ही वह एंजाइम है जो पाचन की शुरुआत मुंह में ही करना शुरू कर देता है। यानी कि उसी टाइलिन नामक एंजाइम से ही मुंह से ही खाना धीरे धीरे पचना चालू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 73, कह रहा है कि संचार में डांस हेलिक्स मॉडल किस प्रकार के मॉडल का एक उदाहरण है। तो संचार में डांस हेलिक्स जो मॉडल है या आपका इसको बोलते हैं नॉन लाइनर मॉडल, यानी कि अरैखिक मॉडल यानी कि नॉन लाइनर मॉडल। क्योंकि फ्रैंक डांस का जो हेलिक्स मॉडल यह बताता है कि संचार एक सीधी रेखा यानी कि लाइनर में नहीं होता है, बल्कि एक स्प्रिंग यानी कि हेलिक्स की तरह होता है, जो समय के साथ बढ़ता है और विकसित होता रहता है। इसे हम अरेखीय या विकासवादी मान सकते हैं, यानी कि माना जाता है। अगला है 74 की सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम श्वसन के लिए, यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन। देखिए, जब कोई व्यक्ति डूब जाता है और उसकी सांस रुक जाती है तो उसे पीठ के बल लेटा करके बाहों को घुमाकर मतलब कि कृत्रिम सांस देने की विधि को ही हम सिल्वेस्टर विधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे कृत्रिम श्वसन करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका 75 की 75 इटावा पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। इटावा जो पायलट है ये 1948 में अल्बर्ट मेयर के द्वारा शुरू किया गया था। अल्बर्ट मेयर के द्वारा शुरू की गई यह परियोजना भारत में ग्रामीण विकास के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसको कि 1948 में शुरू किया गया था। अगला है कि किस प्रकार के अनुशासन में बालक को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है यदि वो यह मानता है कि नियम पक्षपातपूर्ण है। तो ये है आपका प्रजातांत्रिक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, लोकतांत्रिक अनुशासन में माता पिता बच्चों की बात सुनते हैं और नियमों के पीछे का कारण समझाते हैं, जबकि निरंकुश यानी कि ऑटोक्रेटिक में केवल आदेश दिया जाता है। ऑटोक्रेटिक में यानी कि निरंकुश में केवल आदेश दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका प्रजातांत्रिक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77 77 नंबर पे कि पाचन के दौरान वसा द्रव्यमान जिस प्रकार से अनेकानेक छोटी वसा बूंदों में विभक्त हो जाती है वह क्या कहलाती है। तो इसको हम कहते हैं पायसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन। देखिए, पित्तरस जो होता है, पित्तरस इसको हम बाइल जूस कहते हैं। पित्तरस या बाइल जूस वसा के बड़े टुकड़ों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है ताकि एंजाइम उस पर आसानी से काम कर सके। इसी को हम इमल्सिफिकेशन यानी कि पायसीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 78 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो जीन पियाजे ने दिया था वस्तु अस्थायित्व का सिद्धांत, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व। ऑब्जेक्ट परमानेंस वह समझ है जैसे कि कोई वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब वह दिखाई नहीं देती। यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की
संवेदी गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज की एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। तो वस्तु अस्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा था कि कुपोषण से किसका संबंध है। कुपोषण जिसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बोथ ए और बी दोनों, यानी कि अल्प पोषण और अति पोषण। देखिए कुपोषण का मतलब केवल खाना नहीं है, इसमें अंडर न्यूट्रिशन यानी कि कमी और ओवर न्यूट्रिशन यानी कि मोटापा या अधिकता दोनों शामिल है। तो ऑप्शन में आपका डी, ए और बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 80 नंबर प्रश्न है कि मेडुला की उपस्थिति डैश डैश किसकी विशेषता है। तो मेडुला की उपस्थिति जो है ये ऊनी रेशा ऑप्शन नंबर बी वुल्फ फाइबर। ऊनी रेशा, देखिए जब ऊन के रेशे की संरचना जो है वो 3 परतों में होती है। पहला होता है आपका पहला होता है आपका क्यूटिकल यानी कि बाहरी अवस्था। दूसरा होता है आपका कार्टेक्स जिसको हम बोलते हैं मध्य अवस्था। और तीसरा होता है आपका मेडुला या आंतरिक अवस्था। तो मेडुला यानी कि आंतरिक जो अवस्था है उसमें मेडुला ऊन की पहचान है, हालांकि यह महीन ऊन में कभी कभी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ऊनी रेशा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 81 की हेनले लूप निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। तो हेनले जो लूप होता है ये गुर्दा यानी कि किडनी से संबंधित होता है। किससे? किडनी। देखिए हेनले का जो लूप नेफ्रॉन होता है, हेनले का लूप नेफ्रॉन किडनी की एक इकाई का एक हिस्सा है जो कि मूत्र को एक तरीके से जो मूत्र होता है उसको कंसंट्रेट यानी कि सांद्र करने और पानी बचाने का काम करता है गुर्दा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे गुर्दा किडनी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर पे कि बज सेशन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो बज सेशन जो है, बज सेशन को हम कहते हैं फिलिप 66 फॉर्मेट। देखिए इसे फिलिप 66 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 6 लोगों का एक समूह होता है। 6 लोगों का एक समूह होता है और 6 मिनट तक इस पर चर्चा की जाती है। 6 मिनट तक चर्चा की जाती है, इसीलिए यह क्या है, एक समूह चर्चा की एक विधि है जिसको हम कहते हैं फिलिप 66 फॉर्मेट। यानी कि 6 लोग 6 मिनट तक कोई चर्चा करते हैं तो इसको हम फिलिप 66 फार्मूला कहते हैं। अगला है शब्द जो कशेरुक स्तंभ के वच्छी वक्र के विस्तार को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है आपका कुब्जता यानी कि आपका साइपोसिस। देखिए साइपोसिस क्या है, कुब्जता यानी जिसको बोलते हैं ना कि कशेरुक स्तंभ के वच्छी वक्र के विस्तार को हम जैसे कुबड़ निकलना, जो कुबड़ निकलता है, कुबड़ आपने देखा होगा पीठ को जब हम पीछे की तरफ पीठ जब आपका पीछे की ओर झुकने लगता है, पीठ का पीछे की ओर झुकना यानी कि कुबड़ निकलना, जिसको हम साइपोसिस कहते हैं। तो यह कुब्जता होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्डसिस क्या है, लॉर्डसिस में क्या होता है, पीठ का आगे की ओर झुकना यानी कि पेट बाहर हो जाता है, तो ये आपका लॉर्डसिस हो जाएगा। स्कॉलसिस क्या है, स्कॉलसिस में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी जो है वो साइड में झुकने लगती है, तो ये आपका पार्श्व कुब्जता साइलोसिस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 84, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का भाग नहीं है। प्रबंध का जो भाग नहीं होगा वो आपका समझौता करना एक प्रबंध का भाग कभी नहीं होगा, कंप्रोमाइजिंग। देखिए प्रबंधन क्रिया जो है उसके जो चरण होंगे उसमें आपका नियोजन होगा, नियोजन यानी कि प्लानिंग होगा, नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग होगा, नियंत्रण, कंट्रोलिंग होगा, मूल्यांकन होगा, इवैल्यूएटिंग। लेकिन समझौता करना कभी भी प्रबंधन का औपचारिक चरण स्टेप नहीं होगा।
अगला है 85 की निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो एरिक एरिक्सन जो है वो मनोसामाजिक सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा मनोविज्ञान में, एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल थियरी। एरिक एरिक्सन ने मानव विकास को 8 चरणों में बांटा है, आपने उनका 8वां चरण पढ़ा होगा एरिक एरिक्सन का, जिसे हम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, जैसे कि विश्वास बनाम अविश्वास। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे मनोसामाजिक सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। आगे 86 नंबर पे अगला प्रश्न है कि सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन पीआरए के विकास एवं प्रौढ़ शिक्षा के मूल्यांकन हेतु उपरोक्त के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है। तो सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन पीआरए जो दिया जाता है ये रॉबर्ट चेम्बर को दिया जाता है। रॉबर्ट चेम्बर ने ग्रामीण विकास में ग्रामीणों की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना था, और पीआरए का मतलब होता है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। इस तकनीक को लोकप्रिय बनाया था। तो रॉबर्ट चेम्बर आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला है गर्भनाल के काटने से लेकर उसके गिरने तक का समय क्या कहलाता है। तो इसको बोलते हैं प्रसव की अवधि। ऑप्शन नंबर आपका बी, प्रसव की पीरियड ऑफ पर्चुनेट। देखिए यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रसव की अवधि ही करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा तकनीकी भेद है, क्योंकि हरलाक जो महोदय मनोवैज्ञानिक है, हरलाक के अनुसार जन्म से लेकर गर्भनाल कटने तक 15 से 30 मिनट का जो समय होता है इसको हम पार्चुनेट कहते हैं, और गर्भनाल कटने से लेकर के 2 सप्ताह का जो समय होता है इसको हम नियोनेट कहते हैं। चूंकि प्रश्न काटने से लेकर गिरने तक का है जो लगभग 1 सप्ताह में होता है और पूछ रहा है, तो यह समय जो है वो नवजात शिशु की अवधि यानी कि नियोनेट के अंतर्गत आता है। हालांकि कुछ कुंजियों में इसे हम पार्चुनेट से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन सही वर्गीकरण में अगर देखेंगे तो इसको हम नियोनेट ही कहेंगे, नियोनेट का ही एक हिस्सा है। तो प्रसव की अवधि आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए और होगा भी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्नलिखित में से कौन सा पीआरए उपकरण किसी समुदाय के भौतिक और सामाजिक परिवेश के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक मानचित्र, सोशल मैपिंग। देखिए सोशल मैपिंग में गांव के लोग खुद जमीन पर या कागज पर अपने गांव का नक्शा बनाते हैं, जिसमें घर, स्कूल, मंदिर और सामाजिक संरचना भी दिखाई जाती है। तो सामाजिक मानचित्र आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 89 नंबर की जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। तो जल की परमानेंट हार्डनेस को हम दूर कर सकते हैं जियोलाइट प्रक्रिया के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा? जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रक्रिया में क्या होता है, पानी को उबाल कर केवल अस्थायी कठोरता दूर होती है। अस्थायी कठोरता सल्फेट और क्लोराइड के कारण को हटाने के लिए जियोलाइट या परम्यूटेट विधि का प्रयोग रासायनिक उपचार के रूप में किया जाता है। तो जियोलाइट प्रक्रिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका 90 नंबर पे कि किसी समुदाय को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने और संगठित करने, किसी समस्या को तत्काल संतुष्टि करने के लिए एक गहन शैक्षणिक गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अभियान या कैंपेन। अभियान या कैंपेन एक कम समय के लिए चलाया जाने वाला एक तीव्र कार्यक्रम होता है, जिसका उद्देश्य किसी खास मुद्दे जैसे कि टीकाकरण हो या स्वच्छता हो, इस पर तुरंत जागरूकता फैलाना और लोगों को कार्य करने के लिए तैयार करना होता है। तो अभियान कैंपेन करेक्ट हो जाएगा। 91 कह रहा है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का जो संबंध होता है वो रेशम के कीड़े पालना, रेशम के कीड़े पालना, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म। ऑप्शन नंबर आपका बी, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालने की एक विधि होती है और यह एक कृषि आधारित उद्योग है। 92 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 92, 92 कह रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो अंत्योदय अन्न जो योजना है वो वर्ष 2000 में 25 दिसंबर सन 2000 को शुरू की गई थी यह योजना,
इसका उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों को बहुत कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराना था। तो ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पे सन 2000 करेक्ट हो जाएगा, 25 दिसंबर 2000। अगला 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य योजक एक सिंथेटिक स्वीटनर है जिसका आमतौर पर कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों में किया जाता है, लेकिन इसे कैंसर और तंत्रिका संबंधी विकारों जैसे कि संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है आपका एस्पार्टेम, ऑप्शन नंबर ए। एस्पार्टेम एक कृत्रिम मिठास है, हालांकि यह बहुत प्रचलित है, लेकिन इसके स्वास्थ्य प्रभावों जैसे कि सिर दर्द, चक्कर आना और कुछ अध्ययनों में कैंसर के जोखिम को लेकर के विवाद रहा है। सैकरीन जो है, सैकरीन पर भी कैंसर का विवाद था, लेकिन न्यूरोलॉजिकल संदर्भ में एस्पार्टन की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे आपका एस्पार्टन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास के सेफेलोकॉडल सिद्धांत के अनुसार विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है। तो सेफेलोकॉडल के हिसाब से देखेंगे तो सिर से पैरों तक यानी कि हेड टू टो। सेफेलो का अर्थ होता है सिर और कैडुअल का अर्थ होता है पूंछ या निचला हिस्सा। तो बच्चे का विकास पहले सिर के नियंत्रण से शुरू होता है और अंत में पैरों तक पहुंचता है। तो सिर से पैर की ओर हेड टू टो करेक्ट हो जाएगा। अगला 95 कह रहा है कि एपिडायस्कोप का प्रयोग निम्न में से किसको दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यहां करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों रेखाचित्र और लिखित सामग्री दोनों, बोथ 1 and 2। एपिडायस्कोप एक ऐसा प्रोजेक्टर है जो अपारदर्शी वस्तुओं जैसे कि किताब के पन्ने या लिखित सामग्री और पारदर्शी स्लाइड यानी रेखाचित्र दोनों को स्क्रीन पर दिखा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएगा। 96 कह रहा था कि किमख्वाब का कार्य करने के लिए किस धागे का उपयोग किया जाता है। तो किमख्वाब का कार्य करने के लिए जो है वो आपका सोने, चांदी एवं रेशमी। किमख्वाब का मतलब होता है स्वप्न जैसा कम नहीं। किमख्वाब एक भारी ब्रोकेड वस्त्र होती है, इसे बुनने के लिए रेशम के साथ सोने और चांदी के तारों, जिसको हम जरी बोलते हैं, तो सोने और चांदी के तारों का उपयोग किया जाता है और यह बनारस का एक प्रसिद्ध कला है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 97 कह रहा था कि नेताओं और नेतृत्व पैटर्न की पहचान के लिए एक विधि है। तो इस विधि को हम कहते हैं समाज मितीय तकनीकी, समाज मितीय सोशियोमेट्रिक टेक्निक। देखिए जेएल मोरेनो के द्वारा विकसित सोशियोमेट्री किसी समूह के भीतर सामाजिक संबंधों और लोकप्रिय व्यक्तियों यानी कि नेताओं की पहचान करने की एक वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। तो यहाँ पे आपका समाज मितीय तकनीकी करेक्ट हो जाएगा। अगला 98 नंबर पे जो प्रश्न है कि पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तृत अवस्था कौन सी है। पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तृत अवस्था है बच्चों का जन्म होना, बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन। देखिए पारिवारिक जीवन चक्र की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है प्रारंभिक यानी बिगिनिंग अवस्था में, शादी से पहले बच्चे के जन्म तक। दूसरा होता है विस्तृत यानी कि एक्सपेंडिंग स्टेज, इसमें होता है पहले बच्चे के जन्म से लेकर अंतिम बच्चे के घर छोड़ने तक। और तीसरा होता है संकुचित यानी कि कॉन्ट्रैक्टिंग यानी कि बच्चों के जाने के बाद। इसलिए बच्चों का जन्म विस्तार की शुरुआत है। तो ऑप्शन में आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है 99 कि डाटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में सांख्यिकीय रूप से कौन विभाजित करता है। तो डाटा सेट को 2 बराबर भागों में ये बांटता है आपका मीडियन यानी कि माध्यिका। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मीडियन यानी कि वह मध्यमान जो आंकड़ों को ठीक 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि आधे मान इससे ऊपर और आधे इससे नीचे, इसी को हम बोलते हैं माध्यिका।
अगला 100 नंबर पे प्रश्न है कि अरस्तु के अनुसार संचार के 3 तत्व हैं, कौन कौन से? ऑप्शन नंबर 1 वक्ता, भाषण और श्रोता। अरस्तु का संचार मॉडल सबसे प्राचीन मॉडलों में से एक है। उन्होंने संचार को जन संबोधन यानी कि पब्लिक स्पीकिंग के रूप में देखा, जिसमें 3 जो है मुख्य रूप से स्तंभ माने गए। पहला बोलने वाला यानी कि जो स्पीकर होता है, दूसरा विषय यानी कि स्पीच, और तीसरा सुनने वाला जो कि ऑडियंस। तो ऑप्शन नंबर आपका स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 101 कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका पैरासीटामोल रक्तस्राव के लिए नहीं होता है। पैरासीटामोल रक्तस्राव के लिए नहीं होता दोस्तों। देखिए स्प्लिंटर जो होता है, स्प्लिंटर यानी कि फ्रैक्चर, स्प्लिंटर यानी क्या होता है? खपच्ची यानी कि प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए होता है, सही है। यहाँ पे आपका एंटीसेप्टिक डेटॉल सही है। बाकी आपका क्रेप बैंडेज यानी कि स्प्रेन, यानी कि मोच जब आता है तो स्प्रेन में दिया जाता है। लेकिन पैरासीटामोल जो होता है ना, ये रक्तस्राव में नहीं होता है, ये किस में होता है? बुखार और ये दर्द की दवा है पैरासीटामोल। तो ये रक्त को रोकने के लिए नहीं होता है, बुखार और दर्द के लिए होता है। यही क्या है? आपका गलत मिलान हुआ है। 102 कह रहा था कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन में आपकी 4.0 कैलोरी होती है, 4.0 कैलोरी। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी होता है? 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन में कितना होगा? 4 कैलोरी। 1 ग्राम वसा में कितना होगा? 9 कैलोरी। यहाँ पे आपका अगर वसा पूछा रहता वसा तो 9 कैलोरी होता, लेकिन प्रोटीन पूछा है तो आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला है मस्तिष्क जिस उम्र में अपना परिपक्व आकार को प्राप्त कर लेता है, इस संदर्भ में सही विकल्प कौन सा होगा? तो इसको हम बोलते हैं 5वें वर्ष तक। ऑप्शन नंबर आपका बी, बाय द 5th ईयर। मानव मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है। लगभग 5 से 6 साल के बच्चे का जो मस्तिष्क है अपने वयस्क आकार का 90% तक डेवलप हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे 5वें वर्ष तक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 104 कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कार्य सरलीकरण का नहीं है? तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्यों? देखिए पाथवे चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट और मल्टीमैन चार्ट, ये सभी जो है वो सरलीकरण के उपकरण हैं। जबकि हिस्टोग्राम क्या है? एक सांख्यिकी ग्राफ यानी कि बार ग्राफ में आता है। ये किस में आता है? बार ग्राफ में आता है, बार ग्राफ में आता है, जिसका उपयोग बार ग्राफ का उपयोग हम डेटा को दिखाने के लिए करते हैं, जो कि काम आसान करने के लिए नहीं होता है, डेटा को दिखाने के लिए होता है। तो अपने यहाँ पे हिस्टोग्राम करेक्ट हो जाएगा। 105 कह रहा था कि किस उम्र में शिशु अलगाव की चिंता प्रदर्शित करते हैं? 5 से 6 महीना। ऑप्शन नंबर आपका बी, 5 to 6 मंथ। देखिए शिशु अपने माता पिता से अलग होने पर डरना या रोना लगभग 6 महीने की उम्र के आसपास शुरू करते हैं, और यह चिंता उनको 10 से 18 महीने में एकदम चरम पर होती है। तो यहाँ पे आपका 5 से 6 महीना जो है वो आपका सबसे बेस्ट विकल्प रहेगा। अगला है कोन ऑफ एक्सपीरियंस किनके द्वारा प्रकल्पित किया गया है? तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो है ये आपका एडगर डेल, ऑप्शन नंबर सी। एडगर डेल का अनुभव जो है कोन ऑफ एक्सपीरियंस एक दृश्य श्रव्य शिक्षा यानी कि ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस एजुकेशन का एक मॉडल है, जो बताता है कि हम पढ़ने से कम और करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग से ज्यादा याद रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 107 107 कह रहा है कि
दो स्वतंत्र चरों के विचलन की तुलना करने के लिए कौन सा परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका एफ टेस्ट, एफ परीक्षण। ऑप्शन नंबर आपका सी, एफ टेस्ट। देखिए, सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में दो समूहों के जो वेरिएंस होते हैं, इसमें अंतर है या नहीं, यह जांचने के लिए हम एफ टेस्ट का प्रयोग करते हैं। टी टेस्ट का प्रयोग किसमें होता है? टी टेस्ट का प्रयोग होता है माध्य, यानी कि माध्य को जांचने के लिए, माध्य या मीन को जांचने के लिए। अगला 108 कह रहा था कि निम्न में से कौन सा समय व्यवस्थापन का घटक नहीं है? तो टीवी देखना, टीवी देखना, यहाँ पे वॉचिंग टीवी, टीवी देखना कार्य सरलीकरण में, देखिए कार्य सरलीकरण या पीक लोड, जबकि जब पीक लोड का मतलब क्या होता है? अत्यधिक कार्यभार को संभालना, और विश्राम काल और विश्राम कार्य, ये सब क्या है? ये सब समय प्रबंधन का हिस्सा है। लेकिन टीवी देखना क्या है? एक मनोरंजन गतिविधि है। तो मनोरंजन गतिविधि कभी भी प्रबंधन का साधन नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 109 कह रहा है कि शनन वीवर द्वारा दिए गए संचार मॉडल का कौन सा क्रम ठीक है? तो शनन वीवर ने जो मॉडल दिया है उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर और डेस्टिनेशन। सबसे पहले सोर्स यानी कि बोलने वाला, उसके बाद ट्रांसमीटर यानी कि जैसे कि टेलीफोन, उसके बाद सिग्नल यानी कि ध्वनि तरंगे, उसके बाद रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता यंत्र, और उसके बाद लास्ट में आपका डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य यानी कि सुनने वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 110 कह रहा था कि भारत के किस राज्य में मशहूर चंदेरी साड़ियां बुनी जाती हैं? तो चंदेरी जो साड़ियां हैं वो मध्य प्रदेश में बुनी जाती हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश में। चंदेरी साड़ियां जो है वो अपनी हल्कापन और रेशमी बनावट के लिए प्रसिद्ध है, और यह मध्य प्रदेश के किस जिले में? मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले के चंदेरी कस्बे में। कहाँ पे? चंदेरी जो कस्बा है उस कस्बे की यह पारंपरिक हस्त कला है, वहीं के हाथों से बनाई जाती है, हथकरघा कला है चंदेरी की साड़ियां। अगला 111 कह रहा था कि किस रंगाई तकनीक में बेस रंग और साल्ट का प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका बाटिक में। ऑप्शन नंबर डी, बाटिक में बेस और साल्ट का तात्पर्य होता है नेपथोल। नेपथोल जो रंग होते हैं ना, नेपथोल रंगों से होता है, जिन्हें कि हम आइस कलर भी कहते हैं। बाटिक प्रिंटिंग में जो मोम होते हैं इनका प्रयोग होता है, और मोम पिघले नहीं, इसलिए ठंडे पानी में रंगाई की जाती है। नेपथोल रंग जो है वो ठंडी प्रक्रिया में बेस और सॉल्ट के मिश्रण से बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बाटिक के लिए आदर्श माना जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 112 कह रहा था कि मेनेक्स सिंड्रोम किससे संबंधित है? मेनेक्स सिंड्रोम जो है ये तांबा यानी कि कॉपर, तांबा। देखिए यह एक क्या है? मेनेक्स सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जिसमें शरीर तांबे यानी कि कॉपर को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता है। इससे क्या होता है? इससे बालों का जो स्वरूप होता है वो घुंघराला और भूरा हो जाता है, और मस्तिष्क का विकास भी प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे तांबा करेक्ट हो जाएगा। 113 कह रहा है कि इनमें से परिवार की मूलभूत विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहाँ आपका मूलभूत विशेषता मनोरंजन नहीं है, इंटरटेनमेंट। देखिए परिवार के जैविक और सामाजिक कार्यों में विवाह, संतान उत्पत्ति और पालन पोषण अनिवार्य है, लेकिन मनोरंजन परिवार का एक कार्य हो सकता है, लेकिन यह परिवार को परिभाषित करने वाली मूलभूत विशेषताओं में इसको नहीं शामिल करेंगे। तो लोग जो है मनोरंजन बाहर भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी मनोरंजन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है आपका 114 जीवन काल की सबसे लंबी अवधि। जीवन काल की सबसे लंबी अवधि हम बोलते हैं वयस्कता को, यानी कि एडल्टहुड।
किशोरावस्था शुरू होता है आपका 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद से लेकर वृद्धावस्था तक का पूरा समय जो है वो एडल्टहुड यानी कि वयस्कता कहलाता है और यह जीवन का सबसे लंबा चरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 115 कह रहा था कि स्लाइड प्रोजेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्लाइड जो प्रोजेक्टर होता है वह आपका ऑप्शन नंबर ए केवल एक यानी कि प्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर। स्लाइड प्रोजेक्ट में रोशनी पारदर्शी स्लाइड के आर पार हो जाती है और लेंस से होकर के स्क्रीन पर पड़ती है, जिसे कि हम डायरेक्ट प्रोजेक्शन यानी कि डायोस्कोप कहते हैं। रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन का प्रयोग कब किस में होता है? रिफ्लेक्टेड यानी कि प्रतिवर्ती प्रक्षेपण जो रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन का होता है, रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन का उपयोग करते हैं हम अपारदर्शी वस्तुओं के लिए, जैसे कि अपारदर्शी वस्तु जैसे कि आपका एपीस्कोप में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे केवल एक प्रत्यक्ष प्रक्षेपण करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व घटक सृजनात्मकता के लिए आवश्यक नहीं है। तो घटक सृजनात्मकता के लिए प्रभावित नहीं होगा, आवश्यक नहीं होगा, वो होगा आपका उच्च बुद्धि लब्धता यानी कि हाई इंटेलिजेंट क्वाइटेंट IQ। देखिए उच्च बुद्धि लब्धता यानी कि हाई इंटेलिजेंस जो IQ है, सृजनात्मकता के लिए मौलिकता ओरिजिनलिटी होना चाहिए, नवीनता नॉवेल्टी होना चाहिए और लचीलापन होना चाहिए। शोध जो है वो बताते हैं कि एक सामान्य स्तर की बुद्धि आवश्यक है, लेकिन बहुत उच्च होना सृजनात्मकता की गारंटी नहीं होती है। 117 कह रहा है कि किसी घोल की pH मूल्य मापन करता है। तो किसी घोल की जो pH मान है वह आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दोनों अम्लीय और क्षारीय, क्योंकि pH स्केल 0 से 14 तक होता है। कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक होता है आपका pH स्केल, इसमें कि 7 से अगर 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे आपका अम्लीयता और 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक अगर pH मान होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं क्षारीयता। तो ऑप्शन में आपका डी यहाँ पे अम्लीयता क्षारीयता दोनों का मान निकालता है ये pH मान। अगला है आपका 118 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु स्टार्टअप योजना कब लागू की गई थी। तो स्टार्टअप आया था आपका 2016 में। स्टार्टअप इंडिया अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2016 को किया था। इसका आधिकारिक जो शुभारंभ हुआ था, आधिकारिक शुभारंभ ये आपका हुआ था 16 जनवरी 2016। तो यहाँ परीक्षा में जो है अक्सर लॉन्च वर्ष जो है वो 2016 माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पे 2016 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 119 पूछा गया है कि बही खाता एक दस्तावेज है जो एक परिवार की संपत्ति और डैश 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 किसको दर्शाता है। तो लेजर जो बही खाता होता है वो देनदारी, ऑप्शन नंबर ए लायबिलिटी। लेखांकन अकाउंटिंग के सिद्धांत के अनुसार बैलेंस शीट जिसे बही खातों से तैयार किया जाता है, इसका एक समीकरण होता है, जैसे कि संपत्ति यानी कि संपत्ति अगर देखेंगे तो आपका एसेट संपत्ति बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल यानी कि पूंजी। तो यहाँ पे आपका देनदारी एसेट आपका लायबिलिटी यहाँ पे देनदारी करेक्ट हो जाएगा। 120 कह रहा था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम डैश डैश अपना कार्यक्रम है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है यह आपका ग्रामवासियों का रूरल पीपुल का, किसका? ग्रामवासियों का रूरल पीपुल का एक मुख्य कार्यक्रम होता है, जो कि 1952 में इसका शुरुआत किया गया था। कब? 1952 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य दर्शन ही यह था कि लोगों द्वारा लोगों के लिए कार्यक्रम हो,
जिसमें मुख्य फोकस ग्रामीण जनता की भागीदारी और विकास पर था। तो ग्रामवासियों का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 121 कह रहा है कि टेपची और कांथा कढ़ाई में कौन सा टांका स्टिच समान है। तो यहां आपका करेक्ट हो जाएगा कच्चा टाका। कच्चा टाका यानी कि रनिंग स्टिच। कच्चा टाका जो होता है, देखिए कांथा जो है बंगाल और टेपची लखनऊ की जो है वो चिकनकारी का एक प्रकार, दोनों में ही रनिंग स्टिच यानी कि कच्चा टाका का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। कांथा में क्या होता है, कांथा में पुरानी साड़ियों को जोड़ करके इसी टाके से नई डिजाइन बनाई जाती है। तो यहाँ कच्चा टाका आपका करेक्ट हो जाएगा। 122 कह रहा था कि हरलाख के अनुसार शैशवावस्था है। हरलाख के अनुसार शैशवावस्था होता है जन्म से 2 सप्ताह तक। जन्म से 2 सप्ताह तक, 2 वीक फ्रॉम बर्थ। एलिजाबेथ हरलाख ने मानव विकास को कई चरणों में बांटा है और उनके अनुसार इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था जन्म से लेकर के केवल 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन तक की एक छोटी अवधि होती है। इसके बाद 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक को वे बचपन यानी कि बेबीहुड कहती हैं। हरलाख एलिजाबेथ हरलाख का जो नाम है वो क्या है, एलिजाबेथ हरलाख है। एक 123 कृषि विज्ञान केंद्र को किस नाम से भी जाना जाता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र केवीके का जो है हम फार्म साइंस सेंटर ऑप्शन नंबर सी। कृषि विज्ञान केंद्र एक कृषि विस्तार केंद्र है जो किसानों को नई तकनीकों का ज्ञान देता है और इसे अंग्रेजी में हम फार्म साइंस सेंटर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 124 ISO द्वारा निर्धारित प्राथमिक उपचार का प्रतीक हरे रंग की पृष्ठभूमि पर डैश 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 होता है। तो ये होता है आपका सममित सफेद क्रॉस। सममित सफेद क्रॉस यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी, आपका सिमेट्रिकल व्हाइट क्रॉस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों यानी कि ISO के अनुसार फर्स्ट एड का संकेत हरे बैकग्राउंड पर सफेद क्रॉस यानी कि प्लस होता है। लाल क्रॉस रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रतीक है जिसे अक्सर हम गलत तरीके से फर्स्ट एड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मानक जो है वो आपका सफेद क्रॉस का है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सममित सफेद क्रॉस करेक्ट हो जाएगा। 125 कह रहा था कि प्रत्येक धुलाई में होने वाले संकुचन को हम क्या कहते हैं। तो प्रत्येक धुलाई में होने वाले संकुचन को, श्रिंकेज को हम लगातार होने वाला संकुचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए यदि कोई कपड़ा हर बार धोने पर थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता रहता है तो उसे हम एक तरीके से प्रोग्रेसिव श्रिंकेज कहते हैं। रिलैक्सेशन श्रिंकेज क्या है, रिलैक्सेशन श्रिंकेज का मतलब होता है वह है जो केवल पहली धुलाई में ही होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 126 कह रहा था कि एंजिल उपभोग नियम के अनुसार कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ आपका हो जाएगा भोजन पर व्यय आय बढ़ने पर बढ़ता है। देखिए एंजिल का नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर होने वाला व्यय का प्रतिशत घटता है, लेकिन अमीर लोग भोजन पर कुल राशि अधिक खर्च कर सकते हैं, लेकिन नियम का जो मूल तत्व है प्रतिशत में गिरावट है। तो इसलिए संदर्भ के अनुसार कथन ए नियम की मूल भावना के विपरीत माना जाता है, क्योंकि यह व्यय बढ़ने की बात कर रहा है जबकि नियम प्रतिशत घटने के बारे में प्रसिद्ध है। तो यहाँ एंजिल के जो नियम है वो मुख्य रूप से विरोधाभासी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है आपका 127 कि किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं क्योंकि वे अपनी दुनिया में हेर फेर और अन्वेषण करते हैं। तो ये जीन पियाजे का सिद्धांत है। किसका है? जीन पियाजे का। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कंस्ट्रक्टिविज्म यह मानता है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं
जो अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका जीन पियाजे करेक्ट हो जाएंगे। 128 कह रहा था कि बार और पाई चार्ट क्या है। देखिए, बार और पाई चार्ट आपका आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बार चार्ट और पाई चार्ट सांख्यिकी आंकड़ों का एक ग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुत करने का तरीका है ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार मॉडल संचार प्रक्रिया में फीडबैक के महत्व पर जोर देता है। तो ये जोर देता है आपका विल्बर श्रॉम का मॉडल। विल्बर श्रॉम का मॉडल। विल्बर श्रॉम ने संचार को एक वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर प्रक्रिया बताया है, जहां भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों संदेशों का आदान प्रदान करते हैं और इसमें फीडबैक एक अनिवार्य तत्व है जो प्रक्रिया को पूरा करता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 130 कह रहा था कि आंतरिक सज्जा में पीला, नारंगी और बैंगनी नीला रंग उपयोग करना किस प्रकार की रंग योजना का उदाहरण है। तो ये है आपका स्प्लिट संपूरक, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए, स्प्लिट संपूरक तकनीकी रूप से या कॉन्टेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए, रंग चक्र जो होते हैं, कलर व्हील, इसमें पीला नारंगी और नीला बैंगनी एक दूसरे के ठीक विपरीत यानी कि अपोजिट होते हैं। विपरीत रंगों का प्रयोग जो है वो हम कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक के लिए या विपरीत योजना कहलाता है। तो यहाँ विकल्पों में स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया है, यही एकमात्र विकल्प है जो आपका कॉन्टेक्स्ट यानी कि विरोधाभासी योजना से संबंधित है। तो यहाँ पे स्प्लिट संपूरक करेक्ट हो जाएगा। अगला है धागे में डेनियर पद्धति क्या है। धागे में डेनियर पद्धति होती है आपका निश्चित लंबाई के धागे का भार। डेनियर रेशम, डेनियर रेशम और सिंथेटिक धागों की मोटाई मापने की एक इकाई होती है, जहां एक डेनियर का मतलब है कि उस धागे के 9000 मीटर लंबे टुकड़े का वजन 1 ग्राम होगा। यह निश्चित लंबाई के भार यानी कि डायरेक्ट सिस्टम पर आधारित होता है। तो यहाँ निश्चित लंबाई के भार आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 132 कह रहा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी डैश का प्रशिक्षण केंद्र है। तो ये है आपका बाट और माप के मानक, बाट और माप के मानक, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स। मेट्रोलॉजी का अर्थ ही होता है माप विज्ञान, और यह संस्थान झारखंड के रांची में स्थित है और यह नाप तौल के मानकों और कानूनों से संबंधित प्रशिक्षण देता है। अगला है 133 कि प्रति वर्ष वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसी साल हर साल इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 134 कह रहा था कि प्रसार शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले पोस्टर में निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए। तो इसमें सब कुछ विस्तार से समझाया गया हो, राइट आंसर होगा। देखिए, एक अच्छा पोस्टर वह होता है जो कम शब्दों में अपनी बात कहे। पोस्टर का उद्देश्य एक नजर में संदेश देना होता है, इसलिए इसमें विस्तृत विवरण नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 135 करता है कि प्रथम बालवाड़ी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो फर्स्ट बालवाड़ी की स्थापना हुआ था बोर्डी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बोर्डी करेक्ट होगा। देखिए, ताराबाई मोदक ने 1945 में कहा
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बोर्डी नामक स्थान पर भारत की पहली ग्रामीण प्री स्कूल, जिसको हम बालवाड़ी कहते हैं, इसकी स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बोर्डी करेक्ट हो जाएगा। 136 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू बजट का एक विशिष्ट घटक नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका अचानक अप्रत्याशित वित्तीय लाभ। देखिए, बजट भविष्य की योजना है। इसमें आय, निश्चित खर्च और परिवर्तनशील खर्चों को शामिल किया जाता है। अचानक मिला लाभ जैसे कि लॉटरी लग जाना, यह क्या है, बजट का नियमित हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि इसकी योजना पहले से नहीं बनाई जा सकती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 137 कह रहा है कि कोणीय आरेख डैश डैश आरेखों के प्रकार में से एक है। तो यह क्या है, क्षेत्र आरेख है, एरिया डायग्राम है। कोणीय आरेख का सबसे अच्छा उदाहरण होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है, एक सर्कल होता है। पाई चार्ट क्या है, एक सर्कल होता है जो कि आपका एक 2D जो आयाम है, 2D आयाम जो 2 आयामी होता है, यानी कि 2D आयाम होता है इसके और यह डेटा को क्षेत्रफल यानी कि कोण के माध्यम से दर्शाता है, क्षेत्र आरेख। अगला है आपका 138 कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म विटामिन की कमी और बीमारी सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, B2 बेरी बेरी, क्योंकि विटामिन B2 बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 जिसको हम थायमीन कहते हैं, विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी से होता है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, विटामिन B2 की कमी से आपका जो है राइबोफ्लोविन, जिसको हम किलोसिस बोलते हैं, राइबोफ्लोविन यानी कि किलोसिस। जैसे किलोसिस बीमारी में क्या होता है, लोग होठ फट जाते हैं। जैसे ठंडी का मौसम, सर्दी का मौसम आ रहा है, तो इस समय आपका होठों का फटना ही किलोसिन है, जो कि विटामिन B2 की कमी से यानी कि राइबोफ्लोविन की कमी से होता है। 139 कह रहा था कि निम्नलिखित से कौन सा नायलॉन का गुण नहीं है। नायलॉन का गुण नहीं होता है अच्छी अवशोषण क्षमता। नायलॉन एक सिंथेटिक रेशा है, इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए यह धोने के बाद बहुत जल्दी सूख जाता है और यह चिकना, चमकदार और मजबूत होता है नायलॉन। तो इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है। यह गुण जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 140, बचत की विधियों में सम्मिलित होने वाले तथ्य कौन कौन से हैं। तो बचत की विधियों में शामिल होगा आपका 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जीवन बीमा, चिट फंड और बैंक, ये तीनों संस्थाएं योजनाएं हैं जहां हम पैसा जमा यानी कि बचत करते हैं। चेक और बैंक के ड्राफ्ट केवल पैसा निकालने या भेजने के साधन होते हैं, बचत की विधि नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 141 कह रहा था कि किस प्रकार की पट्टी की स्लिंग और स्लिंग के लिए उपयोग होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, त्रिकोणीय पट्टियां, ट्रायंगुलर बैंडेज। त्रिकोणीय पट्टियां जो होती हैं, देखिए, प्राथमिक चिकित्सा में हाथ टूटने पर गले में जो झोली यानी कि स्लिंग डाली जाती है वह त्रिकोणीय पट्टी से बनाई जाती है। तो त्रिकोणीय पट्टी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 142 कह रहा था कि ICDS की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। ICDS की शुरुआत किया गया था 1975 में। ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यानी कि समेकित बाल विकास सेवा। क्या, समेकित बाल विकास सेवा, समेकित बाल विकास सेवा
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की शुरुआत हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 143 कह रहा था कि इनमें से कौन सा प्रसार शिक्षा का मुख्य पहलू नहीं है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो कौन सा नहीं है, तो ये है आपका प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। क्यों? देखिए, प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक यानी कि नॉन फॉर्मल शिक्षा है जो कि वयस्कों और ग्रामीणों को उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा स्कूल जाना, यानी कि प्राथमिक शिक्षा स्कूल जाना औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल का हिस्सा है, न कि प्रसार शिक्षा का नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका प्राथमिक शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। 144 कह रहा था कि इनमें से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से आखिरी गतिविधि तक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आपका नियोजन आएगा, यानी कि सबसे पहले आप प्लान बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। उसके बाद आपका संगठन होगा, आपका ऑर्गेनाइज करेंगे आप किसी चीज को। उसके बाद आपका नियंत्रण होगा, यानी कि कंट्रोल करेंगे। और अंत में आप जो है मूल्यांकन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 145 कह रहा है कि सरकारी प्रकाशन एक उदाहरण है। सरकारी जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन होता है वह हमेशा क्या होता है, द्वितीयक आंकड़े होते हैं, सेकेंडरी। जब हम देखिए, जब हम किसी और जैसे कि सरकार के द्वारा एकत्र किए गए और प्रकाशित किए गए डेटा का उपयोग करते हैं तो वह हमारे लिए हमेशा क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राथमिक डेटा क्या होता है, प्राथमिक डेटा वह है जो हम खुद सर्वे करके जुटाते हैं। तो ऑप्शन में आपका बी यहाँ पे केवल 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला 146 कह रहा है कि आयोडीन चयापचय मेटाबॉलिज्म में बाधा डालने वाले पदार्थ हैं। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गाइस्ट्रोजेंस। देखिए, गाइस्ट्रोजेंस वे पदार्थ होते हैं जैसे कि आपका पत्ता गोभी या फूल गोभी, पत्ता गोभी या फूल गोभी, जो थायराइड ग्रंथि को आयोडीन लेने से रोकते हैं, जिसमें घेंघा रोग हो सकता है। तो यहाँ पे आपका आयोडीन चयापचय जो है वो आपका गाइस्ट्रोजेन वाले पदार्थ होते हैं, इसको लेने में बाधा डालने वाले पदार्थ होते हैं। अगला है 147 की सहतूत के पेड़ की छाल को भिगोकर और कूटकर बनाए गए वस्त्र को क्या कहते हैं, तो ये है आपको, इसको बोलते हैं टापा। टापा एक क्या है, टापा एक बिना बुना हुआ यानी कि नॉन वोवेन, टापा एक बिना बुना हुआ वस्त्र होता है जो सहतूत के पेड़ की छाल को कूट कर चपटा करके बनाया जाता है। रेशम सहतूत के कीड़े से बनता है, न कि छाल से। यहाँ पे टापा आपका करेक्ट हो जाएगा। 148 कह रहा था कि रक्त में पोटेशियम की बहुत कम मात्रा को क्या कहा जाता है। तो रक्त में पोटेशियम की जब बहुत कम मात्रा होती है तो इसको हम बोलते हैं हाइपोकैलमिया। हाइपो मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब होता है कम, और कैल्मिया मतलब होता है पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम। तो हाइपरकैल्मिया, अगर हाइपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम की अधिकता हो जाएगी। तो हाइपोकैल्मिया मतलब यानी कि आपका कैल्शियम की कमी। नेक्स्ट अगला 149 कर रहा था कि कौन सा संस्थान बाल आहार माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ और बहुउद्देशीय आटा के उत्पादन से संबंधित है। तो यहां हो जाएगा आपका केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान, CFTRI। ऑप्शन नंबर आपका बी, CFTRI। देखिए, मैसूर में है ये CFTRI। कहाँ है,
मैसूर। मैसूर में ये आपका सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI संस्था जो है, इसने कुपोषण से लड़ने के लिए बाल आहार जैसे कि कम लागत वाले पौष्टिक खाद्य पदार्थों को विकसित किया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला 150 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। जो कर्मचारी सुबह के समय सबसे सतर्क होते हैं, दोपहर के समय और शाम के समय उनकी गति धीमी हो जाती है, यह एक किसका उदाहरण है? डैश 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 किसका उदाहरण है? तो यह है आपका दैनिक लय, यानी कि आपका ड्यूरनल रिदम। देखिए, हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर दिन भर बदलता रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? सर्कैडियन रिदम, सर्कैडियन रिदम या दैनिक लय। कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं जिनकी ऊर्जा सुबह एकदम चरम पर होती है, तो ये आपका क्या है? दैनिक लय आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने UPLT ग्रेड का जो परीक्षा आप लोगों का हुआ है 21 दिसंबर 2025 को, होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का, उस परीक्षा में गृह विज्ञान के जो सभी 120 प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी 120 प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा आज इस वीडियो में विस्तृत हल करते हुए, एकदम समझते हुए एक एक प्रश्न को हल किया है। तो किस प्रश्न का उत्तर क्यों सही हुआ है, ये भी मैंने पूरा व्याख्यात्मक तरीके से आपको हल करके इस वीडियो में पूरा समझाया है। और मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि ऐसा वीडियो आपको YouTube पर कभी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी इसका 30 प्रश्न का जो वीडियो GS का है, वो मैं आपको कल सॉल्व करके डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा आपकी तैयारी के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत